नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएनसी इन्फोटेक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर 7, जिसका नाम है डिजिटल सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ राजस्थान। कि राजस्थान के नागरिकों के लिए कौन कौन सी डिजिटल सेवा है जो गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई है और आप इनके लाभ किस हिसाब से उठा पाओगे। तो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 7 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक ई गवर्नेंस के बारे में। तो ई गवर्नेंस सिस्टम क्या है? अगर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की कोई भी सर्विस या फिर सेवा जो लोगों तक पहुंचाई जाए विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का सीधा मतलब क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर कोई सेवा या सर्विस हो जो लोगों तक पहुंचाई जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस। तो इसमें अगर हम बात करें कि जनता कौन सी होगी जिन तक ये सर्विसेज पहुंचाई जाएगी, तो जनता में ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि जनता इसमें बहुत वाइड रेंज में है। कौन कौन से जनता हो सकती है? कोई कंज्यूमर हो गए, कोई बिजनेस वाले पर्सन हो गए, कोई हमारे एम्प्लॉय हो गए, कोई गवर्नमेंट हो गई। तो इन सारों से कनेक्ट अगर करना चाहे विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस तो हम कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस के कौन कौन से लाभ है उसके बारे में हम बात करते हैं। कि बेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिटी सर्विसेज फॉर सिटीजन, कि जनता तक जन्म से मृत्यु तक कौन कौन सी गवर्नमेंट की सेवा है वो प्रदान की जाएगी। तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिल सकती है? ई गवर्नेंस के थ्रू। दूसरा इसका अगला पॉइंट है वो है सरकार में सादगी, कार्य क्षमता और जवाबदेही। जितना भी सरकार काम करती है वो कितना सिंपल तरीके से काम करना चाहिए। कौन सी इफिशियंसी बोलते तो कार्य क्षमता, कितने कम टाइम में कितना अच्छा काम करके दे सकती है। तो इसका तीसरा उद्देश्य ये भी था कि एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को हर एक नागरिक तक पहुंचने के लिए अगर टाइम लगता है तो उस टाइम का ड्यूरेशन को कम करना होता है। तो ये ई गवर्नेंस का एक और बेनिफिट है जिससे उस ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का आर्किटेक्चर क्या है कि जिसके थ्रू वो हर एक नागरिक तक पहुंच सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला इनिशिएटिव था राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, जिसके अंदर इन्होंने 100 Mbps की डेडिकेटेड कनेक्टिविटी का सर्विस प्रोवाइड की। और दूसरा था हमारा राजमेघ। हमने अपने लास्ट चैप्टर में बात की थी क्लाउड स्टोरेज की। तो क्लाउड स्टोरेज, राजस्थान का खुद का एक क्लाउड स्टोरेज बना दिया गया जिसका नाम है राजमेघ। तीसरा हमारा मेजर इनिशिएटिव था वो है राजनेट। राजनेट के अंदर क्या होता है कि जितने भी ग्राम पंचायत लेवल तक अगर कनेक्ट करना हो तो एक लैन केबल के थ्रू, ब्रॉडबैंड के थ्रू कनेक्टिविटी उनको भी प्रोवाइड कर दी गई। और हमारा चौथा मेजर इनिशिएटिव था वो था राजधारा। राजधारा के अंदर क्या होता है कि हम ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए होगी, अगर गवर्नमेंट को एक जगह की ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो कहाँ से ले सकती है? राजधारा से। तो हमारा अगला इनिशिएटिव था वो था हमारा राज सेवा द्वार। इसके अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट का स्टेट लेवल पे अगर कनेक्टिविटी चाहे कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से अगर कनेक्टेड कुछ डेटा को यूज करना चाहे तो वो कौन सा होता है? राज सेवा द्वार। उसके द्वारा क्या होगा कि एक स्टेट का डेटा दूसरे स्टेट को ट्रांसफर हो सकता है। और अब जो अगला इनिशिएटिव था वो था हमारे लिए, एक पब्लिक जनता के लिए। वो जनता के लिए इंटरफेस कौन कौन सा है? जैसे भामाशाह कार्ड हो गया, ई मित्र हो गया, राज संपर्क हो गया। तो इसमें क्या होगा? भामाशाह कार्ड में आपको एक कार्ड प्रोवाइड होता है, ई मित्र सर्विस, जहां से आप गवर्नमेंट की कोई एप्लीकेशन जमा करवा सकते हो। राज संपर्क के थ्रू क्या कर सकते हो कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन गवर्नमेंट के किसी एक डिपार्टमेंट में काम अगर नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ आप अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट करवा सकते हो और आपको एक प्रॉपर रिजोल्यूशन मिलेगा बाय हायर अथॉरिटी। उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद में आपको वहाँ पे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगला पब्लिक इंटरफेस के लिए एक इनिशिएटिव है, उसका नाम है राज वॉल्ट। तो राज वॉल्ट के बारे में हम चैप्टर 6 में बात कर ही चुके हैं कि राज वॉल्ट क्या होता है। कि राज वॉल्ट में हम अपने डॉक्यूमेंट को एक डिजिटली फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं जो कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में माने जाते हैं। जो हमारी जनता के लिए यूज होने वाले कौन कौन से उपयोग में आने वाले इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिए थे उसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला इनिशिएटिव था वो है ई मित्र। तो ई मित्र के बारे में हम जानते हैं कि ई मित्र में क्या क्या चीज़ें होती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्यों एस्टैब्लिश किया था, किन लोगों के लिए एस्टैब्लिश किया था और क्या क्या तरीके थे, क्या क्या इसके फायदे होंगे जो लोगों के लिए होंगे और गवर्नमेंट कौन कौन से तरीके से आप तक कनेक्ट हो सकती है, कौन कौन सी सेवाएं आपको मिलेगी, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ई मित्र की शुरुआत 2004 में की गई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ई गवर्नेंस के तहत इसकी शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य था। जिसमें क्या होगा कि जो नागरिकों तक सेवाएं है वो कितनी फास्ट तरीके से और कितनी सुविधाजनक तरीके से
पहुंचाई जाए, तो इसके लिए तो इसकी शुरुआत की गई थी। और कौन कौन से नागरिक हो गए, गवर्नमेंट से सीधा का सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाई जाए या फिर बिजनेस से सीधा का सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाई जाए। तो इन दोनों नागरिकों का मुख्य उद्देश्य था कि इन दोनों कैटेगरी तक ये सुविधा पहुंचाई जाए। तो जिसमें आप अपना खुद का ई मित्र भी ओपन कर सकते हो। अगर आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन हो तो आप अपना ई मित्र सर्विस भी ओपन कर सकते हो। तो ये कौन सा मॉडल हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें आप क्या करोगे कि एक गवर्नमेंट की ई मित्र की स्कीम को आप अपने खुद के अंडर भी ई मित्र सर्विस को ओपन कर सकते हो। तो ये था हमारा ई मित्र के बारे में। तो ई मित्र बनाने के लिए कौन कौन से मुख्य उद्देश्य थे, कौन कौन से उद्देश्य के तहत ई मित्र सर्विस को बनाया गया, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला इसका उद्देश्य था वो था नागरिकों को विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों की विभिन्न सेवाओं को एक ही जगह पे उपलब्ध करवाना। जिसके अंदर क्या होगा कि आप अगर अलग अलग जगह पे जाते अपनी एप्लीकेशन जमा करवाने तो आपको ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते, तो ये सर्विस को ई मित्र के शुरू होने के बाद में आपको इस चीज में चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। तो ये था इसकी पहला मुख्य उद्देश्य। तो दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं के लिए व्यावसायिक अवसर, महिलाओं को बढ़ाने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रदान करने का, यह भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। तो तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य था वो था जमीनी स्तर के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। और इसका अगला मुख्य उद्देश्य था वो था सेवाओं को समयबद्ध वितरण और सुनिश्चित करना, जैसे एंसरिंग टाइम बाउंडेशन एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो इसका अगला मुख्य उद्देश्य था आप किसी भी समय कहीं भी आप इसकी सेवा को यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास में मोबाइल है तो मोबाइल से यूज कर लिया, आपके पास में अगर मोबाइल नहीं है तो आप किसी ई मित्र पे जाके आप उसका यूज कर सकते हो, किसी कियोस्क से यूज कर सकते हो। तो आपके पास में समय और पैसे की बचत होगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, वो है लिस्ट ऑफ सर्विसेज थ्रू सिंगल साइन ऑन एसएसओ। तो एसएसओ का मतलब क्या होता है? एसएसओ एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आपको एक बार अपना डेटाबेस बनाना पड़ेगा, जिसके बाद में आप गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस या फिर किसी भी सेवा को अप्लाई करने के लिए आपको एसएसओ पोर्टल के थ्रू लॉगिन करना होगा और वहां से आपकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो सकती है। तो ये है हमारा एक एसएसओ पोर्टल। तो एसएसओ के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। वहां पे क्या होगा कि आपको अपनी खुद की डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, तब से आपका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा और उसके बाद में गवर्नमेंट की कोई भी सेवा या सर्विस होगी उसको आप अगर यूज करना चाहो तो आप सिंपली एसएसओ के थ्रू लॉगिन कर दोगे और उसके बाद में गवर्नमेंट की सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि एसएसओ के थ्रू आप कौन कौन से सर्विस यूज कर सकते हो जो कि गवर्नमेंट टू कस्टमर हो या फिर बिजनेस टू कस्टमर हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई टैक्स वगैरह जमा करवाना हो तो वो आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हो थ्रू द एसएसओ पोर्टल। और दूसरा जयपुर विकास प्राधिकरण। तो जयपुर विकास प्राधिकरण में क्या होता है कि विभिन्न योजनाओं को ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन जमा करवानी हो, कहीं पे आपको फीस जमा करवानी हो, तो वो सारी चीजें भी किससे हो सकती है? एसएसओ के थ्रू आप जमा करवा सकते हो। तो हमारे लिस्ट में अगला पॉइंट है वो है मनरेगा सेवाएं। नया पंजीकरण या फिर नौकरी कार्ड जारी के लिए भी आप एसएसओ का यूज कर सकते हो। अगर नगर निगम का विभिन्न देय शुल्क, तो अगर आपको कहीं नगर निगम का कुछ पेमेंट करना हो, नगर निगम का पेमेंट जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवाना हो, गवर्नमेंट का कहीं पे बिल जमा करवाना हो, तो वो सारे के सारे अपन बिल कहां से जमा करवा सकते हैं? एसएसओ पोर्टल के थ्रू भी करवा सकते हैं। और चौथा, पंचायती राज डिजिटल हस्ताक्षरित आवासीय भूमि को लीज पे लेना हो। तो अब हम बात करते हैं बिजनेस टू कस्टमर कि बिजनेस टू कस्टमर कौन कौन से सुविधाएं होगी जो अपन एसएसओ के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सिम का रिचार्ज वगैरह करना हो तो वो चीज भी आप एसएसओ के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको एक इंश्योरेंस करवाना हो तो इंश्योरेंस करवा सकते हो। एलआईसी का प्रीमियम भुगतान करना हो तो प्रीमियम भुगतान भी कर सकते हो। मोबाइल का प्रीपेड रिचार्ज करना हो, डेटा का रिचार्ज करना हो, अगर कुछ चीजें खरीदनी भी हो अमेजन से, तो वो सारी चीजें आप एसएसओ के थ्रू भी यूज कर सकते हो। तो वहां पे भी आपको एसएसओ के आईडी लॉगिन करके आप वहां पे खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें कहां से होगी? imitra.rajasthan.gov.in वाली वेबसाइट से आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। तो ये थे हमारे एसएसओ की कुछ लिस्ट। तो आज हमने चैप्टर 7 पार्ट 1 में क्या क्या चीजें पढ़ी। ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था, फिर हमने पढ़ा कि ई गवर्नेंस का आर्किटेक्चर क्या था, फिर हमने पढ़ा ई मित्र क्या होता है, ई मित्र का उद्देश्य कौन कौन से थे, फिर हमने जाना कि एसएसओ क्या होता है, एसएसओ एक डेटाबेस को कैसे कलेक्ट किया जाता है, फिर जाके हमने पढ़ी लिस्ट ऑफ सर्विसेज थ्रू एसएसओ कि एसएसओ के आईडी से हम कौन कौन सी सर्विस है जो हम यूज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ी कि गवर्नमेंट टू कस्टमर कौन कौन सी सर्विस हम एसएसओ के थ्रू यूज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक बिजनेस टू कस्टमर कौन कौन सी सर्विस है जो कि हम एसएसओ लॉगिन करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में पढ़ी। तो अगर आपको हमारा पार्ट 2 देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो।
तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।